हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आप सबका विवेक रंजन, आपके एसएसटी का एजुकेटर। और आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने आपके क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेकर के। ये आपके चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इंडिया के लोकेशन को देखा था अर्थ के रिस्पेक्ट में, इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखा था। उसके साथ साथ हमने इंडिया के साइज की भी बात करनी शुरू करी थी। ठीक, तो उसी के आगे की बात हम लोग आज अपने इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे थोड़ी सी बात, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक, और आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे रफ्तार से चल रही होगी। तो दोस्त, मैं आज के इस सेशन को एक राहत इंदौरी साहब की 2-4 लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। कहते हैं, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं, बताओ इंतजाम क्या क्या है। चलिए दोस्त, तो इन्हीं लाइनों के साथ ठीक आज का हम लोग जबरदस्त अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमारा ये क्लास 9th का ज्योग्राफी सेक्शन और उसका फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो आज का ये आपको सेकंड वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग बात करेंगे। ठीक, इसमें उस दिन हम लोग पिछले क्लास में इंडिया के साइज और डिफरेंट फिगर्स की बात कर रहे थे। आज हमारा जो क्लास होगा वो आपको इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेटेड क्लास होगा। आज हम लोग इंडिया के टाइम जोन को समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, वो किसी भी एक जगह के टाइम को डिक्लेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड के आधार पर कि कैसे लैटिट्यूड के बदलने से एक जगह का टाइम बदल जाता है। ठीक, आप ये बात अच्छे से जानते हो। देखो, पहले हम लोग इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम जोन को समझने से पहले थोड़ा लॉन्गिट्यूड वाले क्लास को एक बार जस्ट रिकॉल करते हैं, उसको ताजा करते हैं एक बार। आप ये बात जानते हो कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, और तो जब अर्थ मूव करेगी तो अर्थ का अलग अलग लॉन्गिट्यूड भी सन को बारी बारी से फेस करेगा अर्थ के रोटेशन के चलते। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि सन के हीट को एक लेटिट्यूड से दूसरे लेटिट्यूड तक पहुंचने में कुछ टाइम लग जाता है। मैंने उस दिन आपको बताया था पिछले क्लास में कि सन के रेज को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है बाबू? 4 मिनट का टाइम लगता है। यानी एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पे पहुंचने में सन को 4 मिनट का समय लगता है। अब डिपेंड करता है कि किस तरफ। अगर हम लोग ईस्ट के तरफ बढ़ रहे हैं, सन का जो रेज है वो ईस्ट के तरफ बढ़ रहा है, तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड में जाने में 4 मिनट का टाइम ऐड हो जाता है। और अगर वहीं हम वेस्ट के तरफ जा रहे हैं, चूंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है तो सन के रेज को ईस्ट जाने में टाइम बढ़ता है और वेस्ट जाने में टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। कितना? 1 डिग्री में 4 मिनट। तो पहले हम इंडिया के टाइम जोन को समझने से पहले वर्ल्ड का टाइम जोन समझते हैं। यहां सामने आपको एक फिगर दिख रहा है, ये वर्ल्ड का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहां एक छोटी पतली सी सीधी लाइन दिख रही है आपको। ये वाली जो लाइन है ना बाबू, ये वर्ल्ड टाइम जोन का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जानते हैं। और ये ग्रीनविच मेरिडियन जो है ना यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे कौन सा जगह है? लंदन के पास है ये ग्रीनविच जगह। लंदन कहाँ है बाबू? ब्रिटेन में। तो ये आपको ये कंट्री जो दिख रहा है ये ब्रिटेन कंट्री है। इसमें लंदन के पास ग्रीनविच जगह है जहां पे हमने पूरी दुनिया के टाइम जोन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कंसीडर किया हुआ है। यानी ये 0 डिग्री जो है वो एक्सिस वाला लाइन है, और यहाँ पे
ग्रीनविच है, और ग्रीनविच मेरिडियन को ही हम दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। अब यहीं से दुनिया के अलग अलग देशों के टाइम का अंदाजा लगाया जाता है। जब आप वेस्ट के तरफ जाते हैं, वेस्ट के तरफ जाते हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया और ये हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन। तो जब आप वेस्ट के तरफ जाते हैं तो ग्रीनविच के अकॉर्डिंग टाइम जो होता है वो कम होता जाता है। ठीक, और जब आप ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ग्रीनविच मेरिडियन से टाइम जो होता है वो बढ़ने लगता है। अब कितना बढ़ता है? जितना डिग्री आप बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ईस्ट की तरफ आप 1 डिग्री बढ़ोगे तो आपको 4 मिनट का टाइम बढ़ जाएगा। जस्ट इमेजिन कि यहां पे अगर 12 बज रहा है, कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। तो अगर आप 1 डिग्री इससे आगे बढ़ते हो 12:04, 2 डिग्री बढ़ते हो 12:08। वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर ग्रीनविच मेरिडियन पे यानी लंदन में 12 बजे हुए हैं तो भारत में उस समय कितना बज रहा होगा, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा देखते हैं इसको। ठीक, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। कितना है बाबू? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अब ये क्यों है, इसकी बात हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर बात करेंगे। अभी मैं आपको वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया का टाइम बता रहा हूं कि कितना आगे है ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से इंडिया का टाइम। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। ये बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे कि आखिर इसी को हमने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन क्यों लिया हुआ है, वो बात बाद में करेंगे। अभी हम लोग को ये समझना है। ठीक, अब देखिए, यानी कहने का क्या मतलब है कि ग्रीनविच का जो मेरिडियन है वो बाबू 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से हम कितना बढ़े? 82 डिग्री 30 मिनट आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या, 1 मिनट में कितना हो रहा है? 1 डिग्री में, सॉरी, 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम हो रहा है। तो आप देखोगे कि 82 डिग्री में कितना, 328 मिनट आप आगे बढ़ते हो। और ये 30 मिनट जो है, ठीक है, इसको भी अगर आप कंसीडर करो तो +2 और हो जाएगा, यानी 330 मिनट आप आगे बढ़ते हो। तो अब यहां पे क्या देखोगे कि इसको जब हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है 5 आवर्स और 30 मिनट्स। 5 आवर्स 30 मिनट। ठीक, कितना आता है? 5 आवर्स 30 मिनट। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर ग्रीनविच पे, अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो हमारे यहां का जो टाइम होगा उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड मेरिडियन 0 डिग्री पे और हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पे। इसके चक्कर में हमारा टाइम जो होगा वहां के टाइम से कितना बढ़ जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट बढ़ जाएगा। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वहां 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ बाबू 5:30 हो रहा होगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि भारत जो है वो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। यानी हम लोग जो है वहां पे अगर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 हो रहा होगा। अगर वहां पे 10 बज रहे होंगे दिन के तो हमारे यहाँ 3:30 हो रहा होगा। तो देखो, ग्रीनविच मेरिडियन को हम लोग जनरली जीएमटी से डिनोट करते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो 0 डिग्री पे होता है। और इसी से पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों को, अगर वो हिस्सा ईस्ट की तरफ है तो 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता जाता है, अगर वो वेस्ट की तरफ है तो 1 डिग्री में 4 मिनट कम होते जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को हमने पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन माना हुआ है। अब हम बात करेंगे अपने इंडिया की। किसकी बात करेंगे बाबू? इंडिया की बात करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंडिया का टाइम जोन समझने के पहले हम लोग एक फिगर को कंसीडर करते हैं। यहां आपको एक ग्लोब का पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि यहां पे आप देखोगे क्या कि ये वाला जो है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां है बाबू? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला, ये गुजरात है और ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कि ये अरुणाचल प्रदेश वाला लॉन्गिट्यूड
और ये दिखेगा आपको गुजरात वाला लॉन्गिट्यूड। दोनों लॉन्गिट्यूड अलग अलग है। यहां आप देखोगे क्या कि ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री पे है लगभग, और ये वाला जो है वो 68 डिग्री पे। ठीक, अब यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि धरती जो है वो इस तरफ से मूव कर रही है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं अगर, तो धरती को मूव कराना होगा तो ऐसे धरती मूव करेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अभी मेरा ये वाला हाथ जो है ये वाला हाथ जो है वो आपको सन के रेज को फेस कर रहा है। तो जब हम लोग ऐसे मूव करेंगे तो ये बदलता जाएगा कि नहीं बदलता जाएगा लॉन्गिट्यूड के आधार पर? बिल्कुल बदलता जाएगा। अभी अगर ये वाला हैंड मेरा लॉन्गिट्यूड को फेस कर रहा है तो जब धरती वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगी तो कुछ देर के बाद ये सिचुएशन फिर बदलेगा और मेरा जो दूसरा वाला हाथ था वो फेस करने लगेगा, और इसको बदलने में कुछ टाइम लगेगा। हम लोग देखते क्या है कि हम लोग अगर अर्थ को एक बॉल को लेकर के यहाँ रोटेट कराए तो वो जल्दी जल्दी रोटेट करेगा, लेकिन अर्थ का रोटेशन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे धीरे धीरे रोटेट करती है। तो वही बात है कि यहां पे जो सन का रे पड़ता है, ठीक, अब इस लॉन्गिट्यूड से सन के रेज को इस लॉन्गिट्यूड पे पहुंचने में बाबू कितना समय लग जाता है? 2 घंटे का समय लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे सनराइज हुआ है तो वहीं सनराइज गुजरात में 8 बजे हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल वाले लॉन्गिट्यूड से सन के रे को गुजरात वाले लॉन्गिट्यूड पे पहुंचने में कितने देर का समय लगता है? 2 घंटे का समय लगता है। तो अगर यहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है तो यहाँ पे 8 बजेगा। यहाँ सुबह में 6 बजे अगर सूरज उग गया, यहाँ पे 8 बजे उगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे क्या कि जब ये लोग, मान लीजिए कि 6 बज रहा है तो ये लोग सुबह सो के उठ रहे हैं, तब तक ही स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 8 बज गया है। यहाँ सुबह सुबह लोग अपने अभी बिस्तर से उठ ही रहे हैं, तब तक ये लोग पता चल रहा है स्कूल जा रहे हैं, और दोनों जगह की घड़ियां अलग अलग समय बता रही है। तो अब आप सोचिए कि क्या एक ही देश में रह करके 2 अलग अलग घड़ियों का इस्तेमाल करना सही है? जरूरी है? नहीं है। तो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए एक ऐसे लोकेशन को चुना जो लोकेशन एकदम इन दोनों के सेंटर में मौजूद हो। यहां देखोगे तो आप लॉन्गिट्यूड के आधार पर आपको 30 डिग्री का डिफरेंस दिखेगा, मोर और लेस 30 डिग्री का। ठीक, और यहां पे क्या कर रहा है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने में सूरज के रेज को 2 घंटे का समय लग जा रहा है। ठीक, यानी 30 डिग्री है, आप देखिए 2 घंटा में 120 मिनट, तो 120/30 करो, यही आता है आपको 4। यही कहा जाता है कि 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लग गया? 120 मिनट। अब हम क्या करें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि एक आप है और एक आपका दोस्त, दोनों को कहीं पे पार्टी करने जाने है। ठीक, या फिर मान लीजिए कि आपका कोई सामान उसके घर रह गया है, आपको उससे मंगाना है। आप फोन करके क्या बोलते हो, भाई सुन एक काम करना जरा कि मेरा वाला सामान तुम लौटा दो। वो बोला अरे यार अभी टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है मुझे। तो एक काम करो, तुम मेरे घर तक नहीं आओ, आधे रास्ते तक तुम आ जाओ, आधे रास्ते तक मैं आ जाता हूं, फिर दोनों वहां पे मिलेंगे, मैं अपना सामान लेके वापस चलाऊंगा, तुम अपने घर चल जाइयो। तो ये क्या हुआ, यानी आधा आधा कवर कर लिया, तो हम लोग एक सेंट्रल लोकेशन पे पहुंच गए। तो यहां पे भी हमने भारत के कंटेक्स्ट में भी यही काम किया कि एक काम करते हैं, हम ना तो इसको स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाते हैं भारत का ना ही इसको बनाते हैं। करते क्या है कि बीच का कोई लोकेशन खोजते हैं जिससे दोनों ही पॉइंट एग्जैक्ट दूरी पे रहेंगे, और फिर यहां की घड़ी से दोनों की घड़ी को मैच करा देंगे। फिर पूरे देश में एक की घड़ियां जो होंगी एक टाइम बताएंगी, और वो वाला जो मेरिडियन होगा जो एकदम सेंटर में मिलेगा हमें, उसी मेरिडियन को हम क्या कर देंगे, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित कर देंगे। तो इसी के लिए, यानी इन दोनों डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया, एक बीचों बीच लोकेशन खोजा, और ये बीचों बीच वाला लोकेशन मिला हमें किस लॉन्गिट्यूड पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। अभी अभी जब हम लोग वर्ल्ड टाइम जोन की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि इंडिया का ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है। ऐसा क्यों है ये अभी पता चला। क्यों है, क्योंकि अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है, यानी दोनों के सनराइज के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे सुबह के 6 बजे सनराइज होता है तो यहाँ 8 बजे होता है, तो ऐसी परिस्थिति में चीजें गड़बड़ होने लगेंगी। इसलिए क्या किया गया, सेंट्रल लोकेशन,
यानी यहां पे कब सूरज उग रहा है, सूरज यहां पे कब उग रहा है, इसके टाइम से हम कंसीडर करने लगते हैं देश में सूर्योदय को। ठीक, आप देखोगे क्या कि चूंकि अब हर लोकेशन का लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कि सबका अपना अपना सनराइज का टाइम अलग अलग होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, इन दोनों जगहों के टाइम लैग को मिनिमाइज करने के लिए इस जगह के सनराइज वाले टाइम को हमने स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित कर दिया, और ये मिलता है हमें कहां, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। इसीलिए हमने क्या किया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित कर दिया है, और यहीं की टाइम से हम पूरे देश के टाइम को एनालाइज करते हैं। ठीक, आगे बात समझ में। तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और बेहतर फैक्ट्स। ठीक, कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे है। ठीक, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम देखते क्या है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है सनराइज में, इसलिए हमने क्या किया, ठीक बीच में एक लोकेशन खोजा, और वो बीच वाला लोकेशन मिला 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास करता है। कहां से पास करता है, यहाँ लोकेशन का फोटो बनाया हुआ, इस फोटो को आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास करता है। और इसी जगह को, इसी मेरिडियन को हमने क्या किया, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन घोषित कर दिया। ठीक, और पूरे देश के समय को इसी स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से हम लोग कंसीडर कराते हैं। ठीक, आई बात समझ में। तो अब देखेंगे हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन वाला लाइन है, ये लाइन भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश एक मिलेगा, उसके बाद आपको ये वाला राज्य मिलेगा मध्य प्रदेश, यहां से गुजर रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, और एक मिलेगा आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से, यानी आपको भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है उसकी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़। ये याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपको मिल जाएगा कौन सा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर के भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन गुजरता है। इन राज्यों के नाम आप याद रखेंगे बाबू। ठीक, ये थोड़ी सी ऊपर की लेवल की चीज है, बट मैंने फिर भी बता दिया क्योंकि इससे रिलेटेड है ये बात कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला लाइन, वो भारत के कुछ राज्यों से होकर के गुजरता है। जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर के भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन गुजरता है। ठीक, चलिए हम लोग अब अगला पॉइंट समझते हैं कि किसी भी जगह का एक जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ना, वो दिन और रात के ड्यूरेशन को काफी ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। अब कैसे करता है ये हम लोग समझेंगे। ठीक, हम लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं बाबू कि धरती जो है वो अपनी जगह पे सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है। ठीक, तो अब क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम चल रहा होता है तो वो जैसे जैसे हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, अगर मैं आपको यहां पे फिगर बना के समझाऊं तो कुछ ऐसे हो सकता है, ये आपकी धरती ऐसे टिल्टेड है। ठीक, और अब यहां पे सन, यहां पे हम बना देते हैं सन। ठीक, अब सन का रे पड़ेगा तो मान लो कि ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे की तरफ दिख रहा है, अभी गर्मी के टाइम की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे जो सिचुएशन इक्वेटर पे पड़ना चाहिए सन के रेज और हीट के मिलने से, वो सिचुएशन गर्मी के दिन में थोड़ा सा ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा डे और नाइट का ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट सन के ज्यादा करीब है उस पार्ट पे ज्यादा देर तक सन का रेज पड़ता रहेगा, जो दूर है उस पे कम देर तक पड़ेगा। यानी जो दूर वाला इलाका है वहां रात ज्यादा बड़ा रहेगा और जो पास वाला इलाका है वहां दिन ज्यादा बड़ा रहेगा। आगे बात समझ में? तो यही बात कहा जा रहा है कि हम लोग जब साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डे और नाइट का ड्यूरेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक, अब हम देखेंगे क्या कि यही वाली बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है।
इसको आप लोग नॉलेज में रखेंगे कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इतने राज्यों से होकर के गुजरता है। यानी इस टॉपिक में हमने ये कहानी समझी कि हमने अपने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम लैग को मिनिमाइज करने के लिए एक सेंट्रल लोकेशन खोजा, जो मिला हमें मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में जाने के बाद। वहां पे हमने क्या किया, उस लॉन्गिट्यूड को यानी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन बना लिया और वहीं के टाइम से हम पूरे देश के टाइम को कंसीडर करते हैं, ठीक, जिसके चलते हमारा ये जो टाइम लैग था अरुणाचल और गुजरात के बीच वो मिनिमाइज हो जाता है और दोनों जगह की घड़ियां ही सेम टाइम बताने लगती है। क्यों? क्योंकि ये घड़ी को कंसीडर यहां से किया जा रहा है, तो ये घड़ी ना यहाँ की समय बता रही ना यहाँ की समय बता रही है, ये समय यहाँ की बता रही है और इसी घड़ी से पूरे देश की घड़ी को मैच करा लिया गया, जिससे हमें पूरे देश में एक टाइम जोन देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? चलिए हम लोग अब आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। यानी यहां पे अब आपको इंडिया के साइज वाले पोर्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। यानी अभी तक हम लोगों ने इंडिया का लोकेशन देखा, साइज देखा। अब हम बात करेंगे कि भारत का वर्ल्ड के साथ कैसे क्या कनेक्शन रहा है एंशिएंट टाइम पीरियड से ही, इसकी बात हम लोग अब अभी के टॉपिक में करेंगे। ठीक, कहने का मतलब यह है कि आपको ना देखिए, ये 9th क्लास जो है आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक, आपको अब अपना 100% एफर्ट पढ़ाई के तरफ लगा देना चाहिए। ऐसी दुनिया में बहुत सारी तमाम अलग अलग ऐसी चीजें चल रही हैं जो आपको अपने तरफ खींचेंगी, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है। आपको अपने माइंड को अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है और आप मेरे पे भरोसा करो, मेरे साथ पढ़ो। आपको यू वोंट बिलीव, यू विल लव ज्योग्राफी, यू विल लव हिस्ट्री व्हेनेवर आई विल टीच यू। भरोसा करो मेरे पे, ठीक है। कहते हैं कि अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिए। ठीक, अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। तो मेरे पे यकीन करो, मैं तुम्हारा मौसम बदल के रख दूंगा और तुमको जो चीज बोरिंग लगेगी वो मैं तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बना दूंगा। भरोसा रखिए। चलिए हम लोग आगे की टॉपिक की बात करते हैं। ये टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक, देखिएगा, समझिएगा जरा। यहां जबरदस्त ग्राफिक्स की मदद से सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। जनरली कहा यह जाता है कि इंडियन लैंडमास जो है ना, उसका एक सेंट्रल लोकेशन है। कहां कहां? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में। यानी भारत का जो लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया। यहां देखिए, ये जो आपको पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है, ये एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट दिख रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो अब ये आपको मिला ईस्ट एशिया और ये मिला आपको वेस्ट एशिया। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में अगर आप देखो तो ये हमारा प्यारा सा इंडिया। ठीक, तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया का लोकेशन कौन सा है? एकदम से सेंट्रल लोकेशन है, आप देख सकते हैं फिगर में। यानी भारत जो है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में अपना एक सेंट्रल लोकेशन बनाता है और साथ ही साथ एशियन कॉन्टिनेंट का ये साउथवार्ड एक्सटेंशन भी बनाता है। अगर हम यहाँ पे ये डायरेक्शन का मैप बना दें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ। तो अब आप देखिए ना, भारत जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवार्ड एक्सटेंशन बनाता है। ये ईस्ट और वेस्ट एशिया के ठीक बीच में है, लेकिन किधर? साउथ में। यानी ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंटर में होने के साथ साथ इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में साउथवार्ड एक्सटेंशन बनाने का काम करता है। ठीक, आप देखेंगे क्या कि जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है, जो यूरोप के कंट्रीज को, दिस इज योर यूरोप, यूरोप के कंट्रीज को वेस्ट में और ईस्ट एशिया के कंट्रीज को, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन भारत जो है वो देने का काम करता है। इससे फायदा क्या मिलता है कि यूरोप के लोग, ठीक है, और साथ ही साथ ईस्ट और वेस्ट एशिया के लोग भी आराम से भारत तक इजीली पहुंच जाते हैं। यानी जो ये सब ट्रांस इंडियन लोकेशंस हैं, ये सारी जो लोकेशंस हैं ये वाले, ये भारत मतलब भारत के वेस्टर्न कोस्ट से होकर के यूरोपियन लोगों को आना आसान होता है और ईस्ट एशियन लोगों को जब यहाँ पे पहुंचना होता है, ठीक है, सेंट्रल एशियन
के जो लोग होते हैं उनको जब पहुंचना होता है तो ये सारे लोग इन रास्तों से होकर के, समुद्री रास्तों से होकर के इजीली भारत में पहुंच जाते हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में स्थित देश है, जो अलग अलग देशों के लिए, यानी यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, चाहे आप ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात करिए, इन सभी देशों के लिए एक इजीली एक्सेसिबल कंट्री होता है, जिसमें अलग अलग समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके लोग इजीली भारत में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया जो है एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑक्युपाई करता है एशियन कॉन्टिनेंट में। कोई दिक्कत? अब देखेंगे कि डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। यानी भारत जो है ना, भारत के लिए, ठीक, भारत की अगर हम बात करें तो इसका जो डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका है, ये वाला इलाका, सॉरी एक मिनट, ये देखेंगे भारत का जो ये वाला पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट जिसको हम लोग पेनिनसुला पार्ट कहते हैं, ये चूंकि आपको इंडियन ओशन के तरफ बढ़ा हुआ है, फैला हुआ है, उस तरफ गया हुआ है, तो इसके चलते क्या होता है कि इधर यूरोप के लोगों को भी इस रास्ते से पहुंचना अब आसान हो गया है। पहले यूरोप के लोग इधर के रास्ते से आया करते थे, लेकिन अब इधर से आते हैं। इसका भी लॉजिक हम लोग अभी अभी समझेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस रास्ते से होकर के यूरोप के लोगों का पहुंचना आसान होता है, फिर ईस्ट एशिया के लोग भी इजीली पहुंच जाते हैं, फिर वेस्ट एशिया के लोग भी इजीली पहुंच जाते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जाता है? इसके पीछे का कारण है कि भारत का जो इंडियन ओशन से का जो कोस्ट लाइन है, उस कोस्ट लाइन का जबरदस्त तरीके का भारत को लोकेशन देना इस बात के लिए मदद करता है कि इन देशों के लिए इंडिया इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। आगे अगर हम लोग देखें तो आप देखोगे क्या कि इंडियन ओशन का जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज्यादा भारत के साथ शेयर करता हुआ कोस्ट लाइन है, ठीक, और जिसके चलते भारत को एक इमिनेंट पोजीशन मिला हुआ है। और जितने भी लोग हो, चाहे यूरोप के लोग हो, चाहे आप ईस्ट एशिया के लोगों को ले लो, वेस्ट एशिया के लोगों को ले लो, उन लोगों को पहुंचने का रास्ता ये इंडियन ओशन का कोस्ट लाइन ही देता है, ठीक। तो बाकी सारे देशों के लिए ये जो ओशन है वो इंडिया जाने का रास्ता देता है, ठीक। जैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम लोगों को कहीं जाना होता है तो जिस रूट से होकर के जाते हैं उस रूट का हम नाम ही रख देते हैं कि फलाने जगह पहुंचने की जगह, फलाने जगह पहुंचना है तो इस रास्ते से होकर के जाना, ठीक। अगर आप मान लीजिए कि किसी शहर में जाना हो तो आप कहते हैं गोरखपुर पटना हाईवे। क्यों? क्योंकि आपको वो जो रास्ता है वो रास्ता पटना पहुंचाने का काम कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि पटना का हाईवे, गोरखपुर का हाईवे, यानी गोरखपुर पहुंचाने वाला रास्ता जो हाईवे बनेगा वो गोरखपुर का हाईवे होगा। तो उसी तरह ये वाला जो रास्ता है, यानी इंडियन ओशन का जो कोस्ट लाइन है, ठीक, लंबा सा जो कोस्ट लाइन है, वो बाकी सारे देशों को, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, ठीक, ये सारे लोगों को एक रास्ता देता है भारत में आने का और भारत के साथ व्यापार स्थापित करने का। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि इस ओशन का नाम ही इंडिया के नाम पे पड़ गया। यानी इतना जबरदस्त फीचर है हमारे भारत का इंडियन ओशन के लिए कि इसका नाम ही हमारे देश के नाम पे पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये ओशन जो है वो हमारे देश में पहुंचने का लोगों को रास्ता देता है। जैसे ठीक कि मैंने अभी बताया कि पटना पहुंचने वाला रास्ता पटना हाईवे, गोरखपुर पहुंचने वाला गोरखपुर हाईवे, तो उसी तरह इंडिया पहुंचने वाला रास्ता इंडियन ओशन का रास्ता, इसलिए इस ओशन का नाम ही पड़ गया इंडियन ओशन। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यही जो लॉजिक है वो जस्टिफाई करता है किसका? एक ओशन का, कि उस ओशन का नाम ही हमारे देश के नाम पे पड़ गया। अब यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए पहले क्या था, 1869 में एक काम हुआ। क्या हुआ कि स्वेज कैनल को खोला गया। अब यहां पे आपको स्वेज कैनल मिलेगा, यहां पे, ठीक, ये आपको रेड सी, ये इधर मेडिटेरेनियन सी, यहां पे आपको एक कैनल खोला गया, एक चैनल बना दिया गया ताकि इस रास्ते से हम लोग होकर के आगे बढ़ सके। पहले ये रास्ता एक्सेसिबल नहीं था, तो यहाँ पे ये 1869 में एक कैनल खोल दिया गया, एक पास खोल दिया गया जो रास्ता देता था यूरोपियन लोगों को इधर भारत पहुंचने का। तो उस कैनल का नाम रखा गया स्वेज कैनल।
अब स्वेज कैनल के खोलने से फायदा क्या हुआ कि भारत का और यूरोप के बीच का जो दूरी था वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया। पहले जहां जब लोग इस रास्ते से होके आते थे, इस रास्ते से जब होके आते थे तो इस रास्ते में लोगों को 19,800 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन अब स्वेज कैनल के खुल जाने से ये रास्ता जो है वो इतना छोटा हो गया, और इतना छोटा हो गया कि अब मात्र 11,600 किलोमीटर की ही दूरी लोगों को तय करनी पड़ती है। तो ये 7,000 किलोमीटर का रास्ता कम हुआ। क्यों? क्योंकि स्वेज कैनल को खोल दिया गया। ठीक, यानी भारत और यूरोप के बीच में स्वेज कैनल का खुलना जो था वो एक जबरदस्त इंपैक्ट डालने लगा है कि इतनी दूरी यानी लगभग 7,000 की दूरी जो है वो कम हो गई है। देखिए पहले क्या होता था, पहले जब आप देखोगे कि 1453 में, ठीक है, जब कॉन्स्टेंटिनोपल पे तुर्की लोगों का शासन हो गया तो उन लोगों ने यूरोप के लोगों का रास्ता यहां पे बंद कर दिया। भारत का लैंड रूट जो होता था पहले, वो लैंड रूट बंद हो गया। इसी के चलते अब यूरोपियन लोगों को, चूंकि भारत की चीजों की आदत इन्हें लग चुकी थी, भारत के मसाले, भारत के मसलिन, भारत के और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो थी वो यूरोपियन लोगों को क्या काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। पहले क्या, मसाला जो है वो भारत की ही देन है दुनिया। पहले यूरोपियन लोग चीजों को उबाल उबाल के खाते थे, कोई टेस्ट नहीं, और हमारे यहाँ एकदम डिलीशियस डिशेस बनते आए हैं हमेशा से, क्योंकि हम लोग मसालों के रूप में काफी धनी कंट्री रहे। तो भारत के मसाले, इंडिगो, ये सब चीजें जो थी वो यूरोपियन लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि वो आए बिना रह ही नहीं सकते थे। आप देखना, अगर किसी चीज की हमें आदत लग जाए तो उसके बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता। आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हो। ठीक, तो इसलिए उन लोगों को अब आदत लगी हुई थी, तो उन्हें लैंड रूट खत्म होने के बाद क्या करना था, सी रूट खोजना था। तो सबसे पहले इसकी कोशिश किसने की थी? कोलंबस ने की थी। स्पेन से चला वो, ठीक है, स्पेन से चला, यहां आता है, यहां है केप ऑफ गुड होप। क्या है बाबू? केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज, केप ऑफ गुड होप की खोज जो थी ना, वो किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने की थी। किसने की थी केप ऑफ गुड होप की खोज? बार्थोलोमियो डियाज। ठीक, कब की थी? तो आप देखोगे ये 1487 में की थी। कब की थी? 1487 में। अब जब इस जगह की खोज हुई तो लोगों को, यूरोपियन लोगों को लगा कि अब हमें इंडिया में पहुंचना थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो पहली कोशिश जब कोलंबस ने की, यहां तो पहुंच गया, लेकिन यहां पे आने के बाद कंफ्यूज हो गया वो, और वो जाना उसको इस साइड था लेकिन वो चला इस साइड गया। तो इधर जाकर के उसने अमेरिका की खोज कर दी। ठीक, 1492 में उसने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। ठीक है, वहां पे उसको एक इंसान मिला था, एक सेलर मिला था, अमेरिगो वेस्पुसी। उसी के नाम पे उसने कहा कि दिस इज द न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया कहा गया अमेरिका को। ठीक है, और अमेरिगो के नाम पे उसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिगो, अमेरिका पड़ गया। और वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स को कोलंबस ने ही रेड इंडियंस कहा था। किसने कहा था रेड इंडियन? कोलंबस ने। क्यों? क्योंकि वो इंडिया खोजने चला था और वहां लाल लाल लोगों को देख करके उसने, ओ यू आर रेड इंडियंस। ठीक है, तो वहां के लोगों को रेड इंडियंस कहा गया। उस अमेरिका की खोज जो थी वो यूरोपियन के लिए नई दुनिया थी, क्योंकि वो आज तक इंडिया को ही जानते आए थे भाया लैंड रूट्स, लेकिन अब उन्हें एक नया जगह मिल गया। ठीक, इसलिए उन्होंने उसे नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड या अमेरिका कहा। ठीक, अब आगे आप देखोगे क्या कि अब फिर 1498 में, कब? 1498 में पोर्टुगीज के एक सेलर, ठीक है, वास्को डी गामा ने एक और नई कोशिश करी इंडिया पहुंचने की। अब वो यहां से आया और बिल्कुल सही दिशा में गया और भारत के केरल के कालीकट में पहुंचा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में आने वाले जो पहले यूरोपियंस थे, बेसिकली व्यापारी बन करके, वो कौन थे? पोर्टुगीज थे। क्यों? क्योंकि वहीं का सेलर 1498 में, यानी 20 मई, डेट भी मैं आपको बता देता हूं, 20 मई 1498 को ये वास्को डी गामा जो था वो आया भारत में। कहां आया? केरल में। केरल के किस पोर्ट पे? कालीकट पोर्ट पे। उस समय वहां का राजा, केरल का राजा जो था वो जमोरिन हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जमोरिन। जमोरिन ने ही आपको किसकी, ये वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किया था। और ये भी सवाल कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि
वास्को डी गामा जो था वो किसकी मदद से भारत आया था, तो ये भी मैं आपको बता दूं, अब्दुल मजीद जो था, अब्दुल मजीद ये एक इंडिया का व्यापारी था, उसी ने वास्को डी गामा की मदद करी थी भारत आने में। याद रखेंगे आप लोग, अब्दुल मजीद की मदद से वास्को डी गामा जो था वो केरल के कालीकट पे पहुंचा, जहां जमोरिन नाम के राजा ने उसकी स्वागत करी थी। और यही मैं इतना डिटेल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पोर्टुगीज ने ही रास्ता खोला कि बाकी सारे पीछे पीछे यूरोपियन कंपनी भारत में आए, और उसी कंपनीज में एक और कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने हमारे देश के ऊपर में शासन किया। तो ये रास्ता खुला जनरली 1498 में। उस समय से लेकर के 1869 तक यही रास्ता यूरोपियंस के लिए भारत आने का रास्ता था। बाद में जब स्वेज कैनल खुल गया तो स्वेज कैनल के खुल जाने से अब ये रास्ता जो था वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। ये बहुत बड़ा उपलब्धि था, ठीक है, इस स्वेज कैनल को खोलना। ठीक, आप देखेंगे इंडिया इज कनेक्टेड विथ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टू बोथ द रूट्स, दोनों रूट से, चाहे आप इस रूट से भी बात कर लो चाहे इस रूट से भी बात कर लो, इधर ही तो है आपका अमेरिका, तो इधर पहुंच के इंडिया पहुंचना आसान हो जाता है। तो स्वेज कैनल के भी रास्ते से इन सारे देशों के लिए, यानी यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडिया इजिली पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अब स्वेज कैनल वाला रास्ता मौजूद है। चलिए, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ऐतिहासिक पीरियड से ही भारत जो है अब यूरोपियन देशों के लिए या फिर दुनिया के अलग अलग देशों के लिए अपना एक अट्रैक्शन का केंद्र बना रहा है, और इंडिया का कनेक्शन अलग अलग देशों से टाइम दर टाइम होता आया है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। पहले, ठीक, आप देखेंगे क्या कि एंशिएंट टाइम पीरियड से ही, आप छोड़ दीजिए ना मिडाइवल पीरियड इंडिया का, छोड़ दीजिए एंशिएंट पीरियड, आप चलिए ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक, तो उस समय भी आप देखोगे क्या कि जब डिटेल से पढ़ोगे, आप 6th क्लास में पढ़े भी होंगे कि उस समय भी भारत जो था ना वो व्यापारिक केंद्र हुआ करता था विदेशियों के लिए। उस समय भी लोग भारत में व्यापार करने आते थे, लेकिन चूंकि अब ये 1498 में सी रूट की व्यवस्था हुई है भारत आने के लिए, तो उसके पहले क्या, कैसे लोग आते थे? तो उसके पहले लोग आते थे किधर से? जो पहाड़ों के जो पासेज हुआ करते थे उन पासेज से लोग आते थे। चूंकि अब आप देखोगे क्या कि अगर आप इंडिया की बात करो तो इधर समुद्र, इधर समुद्र, इधर समुद्र, तो इधर तो रास्ता उन्हें पता था नहीं, तो इधर से आ नहीं सकते थे। अब इधर आप देखोगे माउंटेन्स, ये सारे माउंटेन्स थे, तो इन माउंटेन्स के बीच के जो पासेज थे ना, इन्हीं पासेज से ये लोग भारत आया करते थे। यानी कहा जा रहा है कि भारत का जो दुनिया के साथ कांटेक्ट रहा है ना वो काफी लंबे समय से रहा है, लेकिन पहले लैंड रूट के जरिए भारत में लोग आया करते थे। और मतलब ये मैरीटाइम कांटेक्ट के बहुत पहले से ही लोग भारत आते रहे हैं, तो उनके आने का रास्ता जो था वो कौन सा था? वो लैंड रूट्स हुआ करता था। बहुत सारे पासेज होते थे पहाड़ों के बीच में, इन्हीं पासेज से अलग अलग लोग जो थे वो भारत आया करते थे। जैसे खैबर पास, गोमल पास, ठीक, मालकंद पास, ये वो पासेज है जिससे ना केवल व्यापारी बल्कि भारत में इन्वेडर्स भी अलग अलग टाइम पे आए हैं। बाबर जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्वेडर था जो भारत में आया, उसने मुगल डायनेस्टी जैसे साम्राज्य की स्थापना भारत में की, इसी खैबर दर्रे से आया था। मोहम्मद गोरी इसी दर्रे से भारत आया था मुल्तान पे अटैक करने के लिए, जो अभी मुल्तान पाकिस्तान के पार्ट में है। तो ये जितने भी पासेज थे, इन पासेज से होकर के व्यापारी, रूलर्स, इन्वेडर्स, ये तमाम लोग भारत में हमेशा से आते रहे हैं। ठीक, आई बात समझ में? तो एंशिएंट ट्रैवलर्स जो थे वो इन पासेज के रास्ते से, देखिए ना, ये आपको दिख रहा है बोलन पास, ठीक, बोलन घाटी है, वहां पे ये बोलन पास था, ये गोमल पास, ये खैबर पास, देख रहे हैं, ये मकरम पास, ये काराकोरम पास। ठीक, तो ये जितने भी पासेज आपको दिख रहे हैं, इन सारे पासेज से होकर के, ठीक, अलग अलग टाइम पीरियड पे भारत में अलग अलग लोग आते रहे। उनमें से कुछ लोग व्यापारी थे, कुछ लोग टूरिस्ट थे, कुछ लोग इन्वेडर्स भी थे। ठीक, आई बात समझ में? तो इस तरह से हम क्या देखते आए हैं कि काफी लंबे समय से दुनिया का इंटरेक्शन भारत के साथ होता आया है। आगे बात समझ में? चलिए आगे हम बात करेंगे कि ये जो रूट्स हैं, ठीक, these routes have contributed the exchange of ideas,
कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये जो रूट्स हमने पीछे के स्लाइड में देखा, ये जो रूट्स हमेशा से यानी एंशिएंट टाइम पीरियड से ही भारत में आइडियाज और कमोडिटीज यानी विचारों का भी आदान प्रदान होता आया है भारत का दुनिया के साथ, और कमोडिटीज का भी आदान प्रदान होता आया है। जैसे आप देखो कि द आइडियाज ऑफ उपनिषद, रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स, डेसिमल सिस्टम, इंडियन न्यूमेरल्स 0, डेसिमल सिस्टम, जिस सिस्टम का प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं, 0 से लेके 9 तक का नंबर वाला जो सिस्टम है, उसी नंबर सिस्टम में आज दुनिया चल रही है। तो ये सिस्टम किसने दिया दुनिया को? भारत ने दिया। उपनिषद की का आइडिया भारत दुनिया को किसने दिया? भारत ने। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य किसने दिए दुनिया को? इंडिया ने दिया। ठीक, तो मतलब क्या है कि वो लोग जब यहाँ आते थे, चाहे घूमने के लिए आए, व्यापार करने के लिए आए, तो ना केवल चीजों का आदान प्रदान करते थे बल्कि वो आइडियाज का भी आदान प्रदान काफी ज्यादा किया जाता था। ठीक, आप देखिए ना पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र किसको लिखी हुई? विष्णु शर्मा की लिखी हुई किताब है। इसमें आपको जानवरों की तमाम कहानियां देखने को मिलती है। हमारे टाइम में पहले चंपक, नंदनवन, ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स आया करती थी जिसमें खूब सुंदर सुंदर जानवरों की कहानियां होती थी और हम लोग उसे मजे से पढ़ते थे। लेकिन आज क्या है? आज आपके पास उन कहानी की किताबों को देखने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप YouTube पे शॉर्ट्स देखने में बिजी हो, आप इंस्टाग्राम के रील पे ठुमके देखने में बिजी हो। कभी उन सब चीजों से निकल के ये सारी कहानियां पढ़िए, मजा आएगा आपको। क्या जबरदस्त जबरदस्त पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें, जानवरों की, उसमें जानवरों को बोलते हुए इंसानों के तरह जीते हुए प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो ये पंचतंत्र किसने दिया? भारत ने दिया। ठीक, जानवरों से याद है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, चुटकुला टाइप का, सुनना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हुआ क्या कि एक गांव था और गांव में एक पंडित जी थे, हर गांव में होते हैं। तो उन पंडित जी के पास ना एक तोता हुआ करता। तोता देखते हैं आप लोग, गांव में जनरली लोग अपने दरवाजे पे उसको लटकाए रहेंगे और वो आते जाते लोगों को क्या ग्रीटिंग्स करता रहता है, नहीं, वेलकम, आइए, बैठिए, कैसे हैं, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, ऐसे तोतों को लोग ट्रेन करके और अपने घरों में लटका दिए रहते हैं। तो वैसे ही वो पंडित जी का भी तोता था। वो गांव में उनका घर था और वो घर के दरवाजे पे ऐसे लटकाया रहता था, उसके पिंजड़े में वो रहता था और आते जाते लोगों से वो बातचीत किया करता था। क्योंकि गांव का माहौल था ना, तो धीरे धीरे उस तोते ने गाली देनी सीख ली। ठीक, उसको अब गांव में रह रहा है तो गांव का माहौल धीरे धीरे, ये प्रूवन फैक्ट है कि जहां हम लोग रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो उसी तरह वो तोता था। अब वो धीरे धीरे करके उस गांव के माहौल में ढल गया और उसको गाली देनी आ गई। अब जैसे ही कोई पंडित जी के घर आता था, वो टपाक से गाली दे देता था। ठीक, जबरदस्त जबरदस्त गालियां देना शुरू कर दिया उसने। अब पंडित जी को चिंता होने लगी कि भाई मैं क्या करूं इसका, ये तो बिगड़ता जा रहा है और मुझे रखना भी है, अच्छा लगता है मुझे। तो उनके दिमाग में एक आइडिया है कि मैं इसे ट्रेन करवाता हूं, इसके ट्रेनिंग सेंटर ले जाके इसे ट्रेन कराता हूं ताकि ये कहीं सुधर जाए, गाली देनी छोड़ दे ये। ठीक है, आई बात समझ? अब वो क्या किए, तोते के ट्रेनिंग सेंटर उसे लेके गए। अब ट्रेनिंग सेंटर वाले ने उनको श्योर किया कि देखिए पंडित जी, आप 3 दिन तक मेरे पास रहने दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। आप 3 दिन बाद आओ, इसे ले जाना, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ये गाली देनी बंद कर देगा, ये मेरा वादा है आपसे। पंडित जी ने कहा वेरी गुड, मैं तो बड़ा परेशान था, चलिए मैं आप पे भरोसा करता हूं, मिलते हैं 3 दिन बाद। जैसे तैसे 3 दिन तक बीतता गया समय। जैसे ही रिसीव करने का समय आया, पंडित जी एकदम खुश होकर के नहा धो के एकदम अपना सेटअप पहन के, धोती मर्दानी एकदम जबरदस्त पहुंचे ट्रेनिंग सेंटर पे। हाँ भैया, क्या बोलते हैं, क्या हुआ मेरे तोते का, ठीक हुआ वो? पंडित जी, तो दुकानदार ने कहा आप खुद चेक करके देख लो, आपको भी यकीन हो जाएगा कि वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अब पंडित जी गए चेक करने, उनके चेक करने का तरीका एकदम अनप्रेडिक्टेबल। उन्होंने क्या किया, मन में सोचा कि इसका एक पैर उठा के देखता हूं ये क्या रिएक्ट करता है। ठीक, तो पंडित जी उसके पास गए और उन्होंने तोते का एक पैर उठाया। अब जैसे उसका एक पैर उठा, तोते ने कहा वेलकम, हाउ आर यू। बड़ा खुश हुए पंडित जी, अरे मेरा तोता तो इंग्लिश बोल रहा है, मैंने तो बस गाली छुड़ाने के लिए भेजा था, ये इंग्लिश बोलने लगा। ठीक, उसके बाद क्या, उन्होंने कहा अच्छा दूसरा उठा के देखता हूँ, कहीं फ्रेंच रसियन भाषा तो नहीं सीख लिया इसने। तो अब दूसरा पैर उठाते तो कहता है स्वागतम पंडित जी, स्वागतम।
बोले वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो यही नहीं, अभी और सुनिए आगे क्या होता है कि पंडित जी के मन में खुरापात आता है कि मैंने एक पैर उठाया, वेलकम बोलता है, दो पैर, दूसरा पैर उठाया, स्वागतम बोलता है, दोनों साथ उठा के देखता हूं। जैसे पंडित जी ने दोनों हाथ बढ़ाया, दोनों पैर उठाने के लिए, तो बीच में, ए ससुर पंडित जी सुनिए ना, ज्यादा तेज मत बनिए, यही जब पटक के इतना मारेंगे कि हाथ पैर टूट जाएगा। तो आपको समझ नहीं आता। तो पंडित जी फिर निराश कि भाई ये क्या सुधरा। तो यहां पे पंडित जी गलत थे, उनको दोनों पैर उठाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब जब आदमी परेशान होगा, अब उसको गिरने का डर था, तो जब उसको गिरने का डर लगेगा तो वो रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट जब आदमी मुसीबत में हो, जब मुसीबत वाला रिएक्शन आता है तो प्रार्थना नहीं आती, ठीक, भक्ति नजर नहीं आती, मुंह से गालियां ही निकलती है। तो हो सकता है कि उस तोते के साथ वैसे ही हुआ हो, वैसे वैसे सिचुएशन में लोगों ने डाल के उसको मजबूर कर दिया हो गाली देने पे। एक पैर उठाया, कितना अच्छा, कितना जेंटल बिहेव कर रहा था। खैर चलिए, वो हंसी मजाक की बात थी, आगे हम लोग आते हैं। यानी पंचतंत्र की कहानियों को, रामायण महाभारत, ये सारी चीजें हमने दुनिया को दिया। ठीक, इतना ही नहीं, आगे भी हम देखेंगे क्या कि भारत के स्पाइसेज, मसलिन और दूसरे दूसरे मर्चेंडाइज, ये भी भारत से दुनिया में अलग अलग देशों में ले जाए जाते थे, हमेशा अलग अलग टाइम पे। और भारत में भी दूसरी चीजों का इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ा। जैसे आपको ग्रीक स्कल्पचर का नमूना हमें भारत में बहुत सारे जगहों पे देखने को मिल सकता है। वहां का स्कल्पचर, वहां का आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, डोम कहते हैं गुंबज को, ठीक, मीनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी हमारे देश में भी अलग अलग देशों के कुछ इंपैक्ट देखने को मिले हैं, जैसे ग्रीक स्कल्पचर की बनी हुई चीजें, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम्स, ठीक है, ये सब तमाम चीजें हमें दुनिया से देखने को मिली है। यहां देखिए आप फोटो में, ये स्पाइसेस की फोटो दिखाई जा रही है, ठीक है, और ये मसलिन की फोटो दिखाई जा रही है। एक तरह का फाइन कपड़े की क्वालिटी होती है जो भारत ने ही दुनिया को इंट्रोड्यूस किया। ये देखिए आपको ग्रीक स्कल्पचर में बनी हुई चीजें, ये आपको अलग अलग देशों से आए हुए भारत में एस्टैब्लिश किए गए डोम्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें जो हैं, ये दुनिया से भारत ने लिया और ये भारत ने दुनिया को देने का काम किया। तो मोरलेस हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो दुनिया से हमेशा से कनेक्टेड रहा है। कुछ हमने उनको इंपैक्ट डाला, कुछ उन्होंने हमारे ऊपर इंपैक्ट डाला। ठीक, आगे हम बात करेंगे। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है इंडियाज नेबर्स। ठीक, अब हमने दुनिया के साथ तो भारत का रिलेशन देख लिया, अब हम अपने नेबर्स के साथ देखते हैं कि हमारे नेबर्स का क्या क्राइटेरिया है, क्या इंपैक्ट है हमारे देश में। ठीक, आप देखोगे कि भारत जो है वो साउथ एशिया के अंदर में अपना एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑक्युपाई करता है। भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज अभी के टाइम पे हैं। ठीक, भारत जो है ना वो अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है किससे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। किधर? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अगर आप देखो तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऐसे टोटल 7 देश हैं जिनके साथ भारत जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ नॉर्थ में बाउंड्री शेयर करता है। म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ईस्ट में बाउंड्री शेयर करता है। और हमारे साउदर्न नेबर्स जो हैं वो जनरली सी बाउंड्रीज ऑक्युपाई करते हैं, सी बाउंड्रीज शेयर करते हैं भारत के साथ। इसमें आपको देखेंगे श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो इंडिया के तमिलनाडु से थोड़ी सी दूरी पे स्थित है, लगभग 50 किलोमीटर के अराउंड, और मालदीव जो है वो लक्षद्वीप के किनारे बसा हुआ कंट्री है। तो ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी हो गए। कुछ देश लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, कुछ देश वाटर बाउंड्रीज भी शेयर करते हैं। जैसे वाटर बाउंड्रीज शेयर करने वाले में देश है श्रीलंका और मालदीव, जबकि आप देखोगे लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट पे हैं, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ में है। ठीक, म्यांमार और बांग्लादेश जो है वो एकदम से ईस्ट में है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये फिगर जो है वो भारत के पड़ोसियों को दिखा रहा है। यहाँ आपको मिलेगा यह श्रीलंका जो वाटर बाउंड्री शेयर करता है। इधर आपको, इधर जो लक्षद्वीप वाले आइलैंड्स हैं, यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिलेगा। ये दोनों देश जो हो गए वो कौन से देश हो गए? भारत के साथ वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले देश हो गए। यहां देखिए ये अफगानिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गया।
इधर आपको दिखेगा पाकिस्तान। ये कौन सा देश दिखेगा बाबू? पाकिस्तान। ठीक, ये दोनों भारत के साथ, देखो सॉरी ये गलत कलर हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला कलर लेते हैं, इसमें बेस्ट रहेगा। ये वाला कलर आपके लिए एकदम विजिबल हो गया। यहां मैं डायरेक्शन का मैप बनाता हूं, तो यहां देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कौन कौन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलेंगे। ये नॉर्थ वाला इलाका है, तो नॉर्थ में आपको मिलेगा क्या? चाइना, नेपाल और भूटान मिलेगा। फिर ये ईस्ट वाला है, तो ईस्ट में एक बांग्लादेश मिलेगा और एक म्यांमार मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा? 2, 5, 2, 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर करते हैं, और 2 ऐसे कंट्रीज हैं श्रीलंका और मालदीव्स, ये जो हैं वो भारत के साथ वाटर बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। देखिए हमारे पड़ोसी देशों के नाम याद करने का एक जबरदस्त ट्रिक यहाँ पे दिखाया गया आपको। ये लाइन याद रखो, आपको अपने पड़ोसी देशों का नाम आप कभी नहीं भूलोगे। क्या है? बचपन में बीए, बचपन, तो बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और मजे की बात क्या है, इस लाइन में ये जो सारे के सारे 7 देश दिखाए गए ना, ये अपने बॉर्डर लेंथ के आधार पे दिखाए गए हैं। सबसे बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है, ठीक, उसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, और सबसे कम बाउंड्री लाइन शेयर करता है कौन? अफगानिस्तान। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाया गया, ये ठीक जबरदस्त लाइन है, याद रखना। आपको कभी भी भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। यहां देखिए आपको एक जबरदस्त बात आती है, मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में भी बताया था कि जो भी पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अब आप देखेंगे क्या कि सबसे बड़ा मैंने कहा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है बाबू वो 4,9600 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। ये आप नंबर वाला डेटा याद रखिए और ये वाला लाइन याद रखिए, आपका काम हो गया। बचपन में भी ये याद रखो और ये नंबर याद रखो, 40, 96, 34, 88, 33, 23, 17, 51, 16, 43, 699 और 106 नंबर याद रखो, आपका काम हो गया। 2-3 बार, मोबाइल नंबर तो बड़ा जल्दी याद हो जाता है। अगले ने एक बार बोला नहीं कि उस जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, नंबर तुरंत याद कर लेते हो। तो क्या नंबर की तरह ही है, 4-5 नंबर याद करना है। 40, 96, 4096 बांग्लादेश का हो गया। चाइना उसके बाद आता है 3488 किलोमीटर, 34, 88 याद करो। उसके बाद आता है आपको पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान देखोगे 3323 किलोमीटर। फिर नेपाल देखोगे 1751 किलोमीटर। फिर आपको म्यांमार मिलेगा 1643 किलोमीटर। फिर आपको भूटान मिलेगा 699 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान मिलेगा 106 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात मैं इससे आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड। जब हम लोगों ने कहा है कि हमारे पढ़ाई का तरीका एनसीईआरटी तो होगा ही होगा, एनसीईआरटी की चीजें हम देख चुके हैं, अब हम एक्स्ट्रा जो नॉलेज है उसकी बातें कर रहे हैं। ये टोटली एक्स्ट्रा है और आपके लिए जरूरी है, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड, योर क्लास 9th एग्जामिनेशन, बट फर्दर जब आप जिंदगी की लड़ाई के लिए एग्जाम दे रहे होंगे, कंपटीशंस के एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, नौकरी के लिए जब आप ट्राई कर रहे होंगे, तब ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा रोल इंपैक्ट प्ले करेंगी आपके एग्जामिनेशन में। तो इसलिए ये अभी से इसकी प्रैक्टिस मैं करा देता हूं आपको कि उस टाइम आपको ये चीजें नई ना लगे। ठीक, नई चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अभी इसको एक्स्ट्रा में आप देखो, इसको समझो, 2-3 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक नंबर याद हो जाएगा। जब उस समय जब आपको ये चीजें मिलेंगी, आपको उस समय केवल रिवीजन करना होगा, फिर नए से नहीं पढ़ना होगा। ठीक, चलिए आगे एक और बात करते हैं हम लोग अपने पड़ोसियों से रिलेटेड। यहां देखिए आपको ये दिखेगा कि आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कि कौन से पड़ोसी देश किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री लाइन बनाते हैं। यहां देखोगे अगर आप बांग्लादेश की बात करो तो बांग्लादेश, ये मैप पे मैं दिखाता हूं आपको, मजा आएगा। ठीक, पहले आप इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि याद रखने के लिए काम आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां आपको एक मैप आया, अब देखिए क्या मजा आएगा। सबसे पहला है अगर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की बात करते हैं। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर इस पे आएगा। मैं थोड़ा सा व्हाइट लेके देखता हूं। बांग्लादेश ये दिख रहा है, ये है आपका बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ
किन किन राज्यों के साथ अपना बॉर्डर बनाता है ये देखेंगे। सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपको दिखेगा यहां पे इसका बॉर्डर है किसके साथ, असम के साथ, ठीक। उसके बाद आप देखोगे क्या, मेघालय के साथ, बिल्कुल ठीक ऊपर यहां पे मेघालय, ठीक, 3 राज्य हो गए, ठीक। उसके बाद आप देखोगे त्रिपुरा के साथ, बिल्कुल यहां पे त्रिपुरा है, ये आपको चौथा राज्य हो गया। उसके बाद आप देखोगे एक मिजोरम, तो यहां पे ये बांग्लादेश का ही पार्ट है ये मिजोरम के साथ। यानी बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों के साथ, सबसे बगल में तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपको मिलेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी बांग्लादेश एक इधर, आप अगर वेस्ट में आते हो तो वेस्ट बंगाल, बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्यों के साथ ये बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब हम बात करते हैं चाइना की। किसकी बात करेंगे बाबू, चाइना की। हियर इज आवर चाइना, ये पूरा चाइना का पार्ट है, तो ये इसको छोड़ के ये नेपाल है, ठीक है। तो चाइना में आप देखेंगे ना, तो चाइना के साथ बॉर्डर बनाने वाले राज्य भारत के 1 लद्दाख, 2 नंबर पे आपको हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर पे आपको उत्तराखंड, ठीक है। फिर यहां पे देखो ये चाइना के साथ बॉर्डर बना रहा है सिक्किम, और एक मिलेगा आपको कौन सा, अरुणाचल प्रदेश भी यहां पे किसके साथ, चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। ये चाइना वाला हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, ये व्हाइट कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखो चाइना के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, फिर आपको मिलेगा सिक्किम, और फिर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य जो हैं वो किसके साथ, चाइना के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं। फिर पाकिस्तान की बात हो रही है, हियर इज योर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ तो एकदम सीधा सीधा है, ठीक। एक आपको मिल जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर आपको मिल जाएगा पंजाब, फिर आपको मिल जाएगा राजस्थान, और फिर मिल जाएगा आपको गुजरात। इतने सारे राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं। फिर नेपाल की आप बात करो, यहां है आपका नेपाल, ये रहा आपका नेपाल। तो नेपाल के साथ देखिए तो यहाँ उत्तर प्रदेश मिलेगा, यहाँ बिहार मिलेगा, फिर यहाँ पे उत्तराखंड मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको सिक्किम मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी मिलेगा। वेस्ट बंगाल के साथ यहाँ छोटा सा बाउंड्री नेपाल से शेयर करता है, ठीक। उसके बाद आप देखिए म्यांमार की बात करते हैं। इतना दूर हम मिटा देते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर मैं इसको मिटा के, क्योंकि ज्यादा हौच पौच हो जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत होगी। चलिए अब म्यांमार की बात हम लोग कर रहे थे, तो म्यांमार के साथ आप देखोगे क्या, ये रहा आपको म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की बात हम लोग करें अगर, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, फिर आपको नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर मिजोरम। ये म्यांमार के साथ सीधे सीधे देश है, ठीक है। फिर आपको भूटान की बात करो, हियर इज योर भूटान। तो भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, 4 ही देश मिलेंगे। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करो, तो ये अफगानिस्तान ये छोटू सा यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, बस इतना दूर 106 किलोमीटर का बॉर्डर ये शेयर करता है, वो भी किसके साथ, खाली लद्दाख के साथ। अभी ये वाला जो पोर्शन है इस पे पाकिस्तान अपनी दावेदारी पेश करता है, इसीलिए जनरली कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। अभी ये फुल प्रूफ डिसीजन नहीं आया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, ये कह सकते हैं कि लद्दाख का ये वाला पार्ट हमारा भी है। जब डिसीजन आएगा तब का तब देखेंगे। तो अभी अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे लद्दाख के साथ भी शेयर करता है। तो दोस्त यहां आके हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक। उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। जाते जाते एक छोटी सी एक और जो मन में आ रही है मैं बोल देता हूं। क्या हुआ, आप देखना ना कि आपकी लोकेलिटी में एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाएगा जो बहुत फेंकता होगा। मिलता है ना, बिल्कुल मिलता होगा, हर जगह चीजें सेम ही होती है दोस्त। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैं अपनी एक लोकेलिटी की बात बताता हूं। अपनी सोसाइटी के एक थे अंकल टाइप, वो बहुत फेंकते थे। तो यूं ही एक दिन सब लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, अब उनकी एंट्री होती है। अब आते हैं कि अब मैं एक ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। चलिए भाई बोलिए, आप तो ऐसे ही फेंकेंगे, पता है हमें। तो ज्ञान की बात कौन सी बताई उन्होंने, कि आपको एक बात पता है, लोहा जो है ना लोहे को काटता है, ठीक, हीरा जो है ना वो हीरे को काटता है। अब पता चलता है 2 सेकंड बाद उन्हें आगे कुत्ते ने काट लिया। समझ में आया, यानी आप समझ रहे हो ना।
जब लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, तो कुत्ते ने किसको काटा? ठीक है, तो चलिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, लगे रहिए। मैं फिर मिलूंगा अगले चैप्टर में, अगले सेक्शन के अगले चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।